बैठ जाइए बाएं करवट के सहारे। अब अगला सत्र तो टाइम तो पूरा हो गया 6:45, अपना समय समाप्त हो गया है, तो बाकी अपन और हास्यासन, हास्यासन समापन, हास्यासन कर लो, समापन करो। भ्रामरी। अब सीधे हम जो है वो करेंगे क्या, शांति पाठ। समय पूरा हो गया है, सीधे शांति पाठ करेंगे। जी चलिए। शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम हाथ ऊपर ले जाइए और घड़ी है जी। ओम प्रणाम। मंच आपको सादर समर्पित। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय हीरालाल भैया और आज की हमारी योग टीचर ममता जी और आज के हमारे योग टीचर आदरणीय हीरालाल भैया जी के लिए जोरदार तालियां। एक बार फिर से बहुत सुंदर योगी क्लास। और मैं अब द्वितीय सत्र के लिए मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि वो द्वितीय सत्र आरंभ करें। जी शुरू। जी दिनेश जी भैया। जी जी आदरणीय दीदी जी, योग सत्र के सुंदर आयोजन के बाद आज हम जब द्वितीय सत्र में जाते हैं, चर्चा सत्र में योगाहार की, तो सबसे पहले ये बताना भी जरूरी है कि आज योगाहार का 1231वां दिवस है, यानी 1 2 3 1 दिवस हम मना रहे हैं। और इस क्रम में नित्य निरंतर अपार गति से आगे बढ़ते हुए हम जब योग सत्र के बाद चर्चा सत्र की बात करते हैं, तो आज उत्तराखंड की 3 देवियों की बात हम कर रहे हैं। संभवतः एक देवी, एक हमारी दीदी आदरणीय सुमन पंथारी जी उपस्थित हैं। आप पौड़ी से हैं। आपके साथ ही हमारी आदरणीय गीता पंत दीदी और मंजू शाह दीदी दोनों अल्मोड़ा से हैं। आप सभी को ये बताना उचित रहेगा कि उत्तराखंड में और खासकर पहाड़ी राज्यों में एक पेड़ होता है चीड़। चीड़ की पत्तियां गर्मियों से कुछ पहले झड़ जाती हैं, गिरती हैं और ये इन पत्तियों में पेट्रोल से भी तेज आग पकड़ने की क्षमता होती है। इस कारण से पेड़ों के टकराने से या किन्हीं दूसरे कारणों से ये पत्तियां आग पकड़ लेती हैं और जंगल के जंगल तबाह कर लेते हैं। यानी उत्तराखंड में और पहाड़ी राज्यों में और खासकर जंगली भागों में चीड़ बहुत बार नुकसानदायक और आतंक फैलाने वाला पेड़ है, ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा। और सरकारी तंत्र, साथ में स्थानीय लोग खूब परेशान रहते हैं, कैसे कंट्रोल की जाए वनाग्नि को। दूसरे पहलू भी हैं चीड़ के, लेकिन इसी दिशा में
उत्तराखंड की कुछ बहनें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और इस चिंता को लाभ के रूप में प्राप्त कर रही हैं। वो चीड़ के पत्ते, यानी उनको पिरूल भी कहते हैं, पिरूल से बहुत सारी सुंदर-सुंदर चीज़ें, राखी से लेकर, चटाई से लेकर और बर्तनों से लेकर अलग-अलग तरह की चीज़ें बना रही हैं, जिससे रोज़गार का सृजन हो रहा है। एक तरह से रोज़गार का सृजन हो रहा है और दूसरी तरफ से वनों के संरक्षण में भी इन बहनों की अग्रिम भूमिका बढ़ती जा रही है। तो इसी क्रम में मैं आदरणीय सुमन पंथारी बहन से निवेदन करूँगा कि वो अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें और मुझे अभी अगर आदरणीय बहन गीता पंत जी और आदरणीय मंजू साहा जी अगर दिख रही हों, तो उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, यानी मुझे अभी दिख नहीं रही हैं, वो शायद जुड़ने वाली हैं। अगर उपस्थित हों, तो कृपया अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा और आज की वार्ता में शामिल होते हैं और मैं सभी योगाहारियों की तरफ से, आदरणीय सदस्यों की तरफ से आदरणीय सुमन बहन का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मेरे ये पीछे एक चित्र लगा है, ये बहन सुमन जी ने ही भेजा है और इसमें बहुत सारी अलग-अलग वस्तुएँ बनाई गई हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने वॉल पे इसको लगाया जाए और इसी क्रम में आदरणीय सुमन बहन जी, आपके साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम, कई राज्यों से आदरणीय सदस्य जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप तक आता हूँ, जब तक अन्य बहनें जुड़ती हैं। तो कृपया ये बताइएगा कि ये पिरूल क्या है और आपने पिरूल को रोज़गारपरक बनाने में जो प्रेरणा पाई, कैसे पाई? जी, जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा प्रणाम। जी मैं एक्चुअली जब भी गाँव जाती थी तो ये चीड़ का पेड़, पिरूल जो है ये चीड़ के पेड़ की पत्तियों को कहा जाता है और ये जब भी मैं गाँव जाती थी तो ये बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है ये मैं देखती थी कि आग लग गई है जंगलों में। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम थी और इसका सॉल्यूशन मैं ढूँढ रही थी कि अगर मेरी तरफ से भी कुछ हो सके, कुछ योगदान हो सके। तो बस इसी वजह से मैं इसकी तरफ आकर्षित हुई, कुछ मैं इसका कुछ प्रोडक्ट बना सकूँ। फिर मैंने 2 दिन की ट्रेनिंग भी ली। उसके बाद पहले तो मैं लास्ट ईयर जब गाँव गई थी तो मैं थोड़े-से चीड़ की पत्तियाँ अपने घर लेके आई थी अपने साथ, मई में। उसके बाद मैंने ट्राई किया कि इससे कुछ बना पाऊँ। फिर मैंने जब अच्छे से थोड़ा मोल्ड हो गया मुझसे, उसके बाद मैंने इसकी 2 दिन की ट्रेनिंग ली। जैसे कि आप जानते हैं गीता जी को, उनसे मैंने ली थी। उसके बाद मैंने सोचा कि इसकी टोकरी वगैरह सब बनाई गई हैं मेरी जो बहनें हैं और के बाद मैंने इस पे और काम करने की सोची कि जैसे कि मैं इस पे कुछ अलग वॉल क्लॉक या कुछ बन जाए, क्योंकि मैं वॉल क्लॉक पहले से बना रही थी। अभी तक मैं एक्चुअली अपने लिए इंडिविजुअली कर रही थी। उसके बाद वॉल क्लॉक मेरे से शुरुआत में तो ये बन नहीं पाया, काफ़ी टाइम लगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे ट्राई किया, 6-7 बार ट्राई करती रही, फिर ये वॉल क्लॉक मेरे से अच्छे से बन गया। अब मैं आराम से इसे बना पा रही हूँ। फिर उसके बाद सोचा कि चीड़ का कुछ और यूज़ भी हो सकता है, चीड़ की और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उसकी फ्रूट्स हैं, फिर उसका जो कोन है, पाइन कोन जो है, छूटी जिसे बोला जाता है उत्तराखंड में, उसका कुछ यूज़ हो सकता है। फिर उससे भी मैंने वॉल क्लॉक बनाना ट्राई किया और सर उसके मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है जो कि आराम से हमें मिल जाता है। उसका थोड़ा-सा शेप वगैरह देना पड़ता है और इसका इवन मैंने यहाँ देखा जहाँ मैं रह रही हूँ गाज़ियाबाद में, मेरी फ्रेंड सर्कल में और भी जो उनके फ्रेंड सर्कल हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि ये मतलब बन के वो बहुत प्यारा लग रहा है। और बस सर आगे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे साथ और लोग भी जुड़ सकें
जी, आपने गाजियाबाद में रहकर उत्तराखंड के यानी अपने गाँव के जंगलों की चिंता की और नई पहल की और आपने बताया कि आपने आदरणीय गीता पंत दीदी से ये ट्रेनिंग ली और वो उपस्थित हो चुकी हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप कृपया कैमरा खोलिएगा और आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, योग आहार में। और आप बताएँ कि कैसे आपकी पहल आगे बढ़ी है और कैसे आप देखती हैं जब हमारे आदरणीय सुमन बहन भी इस कार्य में आपको फ़ॉलो करती हैं, सहयोगी के रूप में आगे बढ़ती हैं, आदरणीय गीता पंत बहन जी? सभी को नमस्कार। सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर सबसे मेन कारण यही रहा पिरूल से काम करने का जो दीदी ने बताया अभी कि जंगलों में आग लगना मुख्य कारण इसको माना जाता है। तो कहीं न कहीं प्रेरणा का स्रोत जो रहा कि हमें किस प्रकार से इसको मॉडिफ़ाई करना है। तो वहीं से स्टार्टिंग की सबसे पहले मैंने इसकी शुरुआत लॉकडाउन में की क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग खाली बैठे हुए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत समय जो है वो खाली व्यतीत हो रहा है। तो उसी के बाद मैंने ट्रेनिंग का सोचा कि कहीं से हो जाए, तो फिर किसी ने बताया कि ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इसकी दी जाती है, तो फिर मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग मंजू आर साहब मैम से ली थी। हफ्ते में 2 दिन वो सिखाती थी और करीब 1 महीना रहा वो ट्रेनिंग का टाइम। फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसमें लोगों का मिला। ऐसा है कि उत्तराखंड के अन्य राज्यों में न उत्तराखंड के जिलों में तो ये जाता ही जाता है और दिल्ली हो गया, यहाँ तक कि अमेरिका में मेरे प्रोडक्ट पहुँचे हैं। जब मैंने इसकी शुरुआत की थी, उसी टाइम पे अमेरिका से भी मुझे राखियों का ऑर्डर आया था और इसके बाद लगातार अच्छा ही रिस्पॉन्स रहा है और ट्रेनिंग का भी मैं लोकल में तो देती ही देती हूँ। बाकी अगर बाहर से भी लोग बुलाते हैं, तो मैं वहाँ पे भी ट्रेनिंग दे रही हूँ और ऑनलाइन भी कुछ लोग जुड़ते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग करा रही हूँ। जी। और जब तक हमारी मंजू शाह दीदी जुड़ती हैं, तब तक हम दोनों बहनों की ये वार्ता सुनते हैं। आप एक बहन हैं सुमन जी, आप पौड़ी से हैं और एक बहन हैं गीता पंत जी, आप अल्मोड़ा से हैं। और ये जो पिरूल यानी चीड़ की पत्तियों से बनाए जाने वाले अलग-अलग वस्तुएँ हैं, ये कैसे अगर मैं पूछूँ आदरणीय गीता पंत जी से कि अ, जब शुरुआती दौर में आपको लगा कि ये जो घास-फूस है, सूखे तिनके हैं, इनसे कुछ बनाया जा सकता है और इससे आप दोनों बहनें इस तरह से फेमस हो सकती हैं क्या? सर वही था कि आग जो मुख्य कारण है इसी वजह से बनाना शुरू किया। तो लगा था पहले बहुत टफ भी लगता था कि यार शायद मुश्किल से ही हो पाएगा कि किस प्रकार से इसको मॉडिफ़ाई किया जाए। तो धीरे-धीरे मेरी अगर शुरुआती उसमें देखें तो मुझे करीब-करीब 1 हफ्ता इसको सीखने में लगा था, जबकि वो सिंगल टाँके ही उसमें लगाने थे। फिर भी ये एक बार मन में था कि हार मान मान जाना है मतलब नहीं बन पाएगा, पर फिर भी कोशिश की धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके फिर लास्ट में 1 हफ्ते बाद देखा तो उसमें फिनिशिंग आनी शुरू हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। सबसे पहले मैंने एक फ्लावर पॉट बनाया था तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि मैंने बहुत मतलब टेढ़ा ही वो बना था, पर एक पर्टिकुलर शेप उसको मैं दे पाई थी। जी, आपने यानी एक लंबी समय अवधि के बाद उसमें सफलता पाना सुनिश्चित किया है। हालाँकि शुरुआती दौर में संघर्ष होता है और संघर्ष में कई तरह के विचार तो आते हैं। और सुमन बहन जी से पूछना चाहेंगे कि ये जो अलग-अलग तरह की वस्तुएँ आप बना रही हैं, तो क्या आपके गाँव क्षेत्र में अन्य लोग भी इसमें सहयोगी हैं? क्योंकि जैसे गीता बहन ने बताया है कि
उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दी है। इसका मतलब बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो जब आपने ये शुरुआत करी, तो आपको क्या लगता है, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं साथ में? जी सर, अभी तक तो मैं इंडिविजुअल कर रही थी। ये हस्तशिल्प का जो भी काम है, वो सब मैं इंडिविजुअली कर रही थी। लेकिन अब मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं काफ़ी लोग, जैसे कि पौड़ी में मेरे गाँव से ही काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। वहाँ मैं अब जाऊँगी, कुछ दिनों में प्लानिंग कर रही हूँ। इवन मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर गाज़ियाबाद में मुझसे बहुत लोग जुड़ना चाह रहे हैं, बहुत फ़ोन आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं कि आप ट्रेनिंग देंगी हमें या ग्रुप में। तो मैंने वही कहा है कि आप ग्रुप बना लीजिए, मैं आ जाऊँगी, चाहे आप यहाँ आ जाएँ। तो सर अब देखिए आगे क्या होता है। जी, और जैसे आपने बताया आप गाज़ियाबाद में हैं, लेकिन आप गीता दीदी से अगर हम पूछना चाहें कि अभी आपकी स्थिति कहाँ पे है? यानी आप कहाँ पे रहती हैं और आस-पास के लोगों का क्या रुझान है कि वो आपके कार्यों को देख कर के कैसे आगे बढ़ रहे हैं? सर, मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सल्ट ब्लॉक ग्राम चमखला की निवासी हूँ अभी वर्तमान समय में। वहीं पे मैं रह रही हूँ और सर रिस्पॉन्स तो क्या कहें, बहुत बुरा हाल है ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे हमारे गाँव में 2 बच्चे मेरे पास आते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से वो सीख रहे हैं और अब बना भी ले रहे हैं। बाकी मैंने यहाँ ब्लॉग में भी बात की थी कि आप लोग ऐसा करिए कि आप फ्री में ट्रेनिंग ले लीजिए, पर उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल ज़ीरो है। वो कहीं कहीं न कहीं हताहत करता है कि हम लोग अपना एफर्ट इतना डाल रहे हैं, तो हमें सामने से भी रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए। तो इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जी, निश्चित ही किसी भी कार्य को करने के लिए पहले तो अपने मन का रिस्पॉन्स होना अच्छा बनता है और मन दृढ़ हो गया तो धीरे-धीरे अन्य लोग भी इस अभियान में जुड़ते हैं और ये अभियान वास्तव में उत्तराखंड के जंगलों को जीवन देने वाला अभियान है जो आप दोनों ने प्रारंभ किया है। आपके साथ आप जुड़ी हैं आदरणीय मंजू शाह दीदी से और जब तक वो उपस्थित होती हैं क्योंकि जो ये संपर्क मुझे प्राप्त हुए हैं वो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार से आदरणीय पवन कुमार सर के माध्यम से भी मुझे प्राप्त हुए हैं और अन्य रिसोर्सेज से भी आपके बारे में जानकारी मिली है। लेकिन जब हम उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, पहाड़ों, हिमालय और देवभूमि के बारे में, तो तब जो देश भर से जुड़े हुए जो आदरणीय सदस्य हैं, उनकी नज़र होती है उत्तराखंड पे कि कैसे बढ़ रही है उत्तराखंड की आबो-हवा। मैं आप दोनों से साझा वार्ता करने के लिए तो आमंत्रित करता हूँ और मैं तब तक कोशिश करता हूँ आदरणीय मंजू शाह दीदी जुड़े हमसे। तो आदरणीय पवन कुमार सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वार्ता में। जी, दिनेश जी, धन्यवाद आपको और दोनों हमारी बहनें गीता जी और सुमन जी का भी बहुत-बहुत अभिनंदन, क्योंकि आप दोनों लोग ऐसे विषय पर काम कर रहे हैं जो मुझे भी बहुत प्रिय था, क्योंकि मैंने भी उत्तराखंड में ही बहुत साल तक काम किया और जो दोनों जिले हैं आपके अल्मोड़ा और पौड़ी, बिल्कुल दोनों से लगे हुए हैं और सबसे ज़्यादा पिरूल अगर होता है तो इन्हीं 2 जिलों में होता है और इन्हीं 2 जिलों में सबसे ज़्यादा आपका माइग्रेशन भी है। मतलब यहाँ से जो लोग बाहर चले गए हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 जिलों पर है। ये बाकी सदन के बाकी सदस्यों की जानकारी के लिए कि ये जो पिरूल है, जिसको हम पिरूल कहते हैं, ये इसकी जो पत्तियाँ हैं, जो बताया है, इसको ये हमारे बहुत समस्या पहले एक ये समाधान के रूप में आया, जब अंग्रेज़ों ने इसको लगाया कि इससे आर्थिकी मजबूत होगी, किसकी? लोगों की, स्थानीय लोगों की नहीं, बल्कि बाकी जो अंग्रेज और उनके व्यापार की आर्थिकी मजबूत होगी, क्योंकि उससे लिसा निकलता है, उससे आपका रेज़न निकलता है और वो बहुत सारे चीज़ों में उपयोग में काम आता है। लेकिन धीरे-धीरे जब इसके यहाँ के स्थानीय जंगलों पर इसका अतिक्रमण और ज़्यादा बढ़ गया और जंगल कट के जो ब्रॉड लीव स्पीशीज़ थे हमारी, उससे कट के जब ये पाइन की जो पेड़ हैं, जो चीड़ के पेड़ हैं, वो लगे, तो इससे हमारी स्थानीय आर्थिकी को और स्थानीय जो लोग हैं, जो अपने जंगलों पर उनकी आजीविका आधारित थी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इस परिप्रेक्ष्य पर जब हमने वानिकी का कार्यक्रम कई साल किया, तो इसी
ध्येय के साथ किया कि कैसे हम ये चौड़ी पत्ती के वन जो है ये लगा सकें, और उसमें बहुत ज्यादा सफलता चीड़ वाली जगह पर हमें नहीं मिली। लेकिन अब, और उसको हमेशा एक हम ऐसे दृष्टि से देखते थे कि ये तो बाहर से आया हुआ है, और इसका ये स्थानीय जो लोग हैं उनके जो जीवन है उसमें जो ना उससे कोई चारा मिलता है, ना उससे कोई और चीज मिलती है, तो उससे भी हमें कुछ लाभ नहीं है। और जो भी लीसा निकलता है वो भी बाजार में चले जाता है, और बिना स्थानीय लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होता। इससे मिट्टी भी उसकी एसिडिक हो जाती है, और पानी भी उसकी वजह से स्रोत भी कम हो जाते हैं। तो ऐसे पेड़ के बारे में जब हम बातचीत करते हैं, और उससे अब हम समाधान की तरफ जब हम निकलते हैं, तो आप लोगों के प्रयासों का, और जिससे भी आपको प्रेरणा मिली, जो भी आपसे आपको मार्गदर्शन मिला, और जिसको भी आप आगे मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको जीवन में उल्लास करने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक आवश्यकता ये भी होती है कि आप अपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आपके आसपास हैं, उसको भी एक बार आप दिखा देंगे, तो हमारे जो अन्य प्रदेशों के जो हमारे साथी हैं उनको जरा एक पता लग जाएगा कि ये चीड़ के आपके उत्पाद क्या क्या है। तो एक एक करके मैं दोनों से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फिर हम वार्ता अपनी चालू रखेंगे। जी सुमन जी, आपके पास अगर उत्पाद हैं, और गीता जी, तो एक बार आप दिखा दीजिए, एक्सप्लेन भी कर लीजिए। सुमन जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, फिर हम आगे बातचीत करते हैं अपनी वार्ता। जी, माइक को ऑन कर लीजिएगा गीता, और उसके बाद फिर हम। जी सर, ये सबसे पहले मैं वॉल क्लॉक दिखाना चाहती हूँ। ये थोड़ा मैंने चीज़ से ट्राई किए कि कुछ यूनिक बन सके। सर, ये दूसरी वॉल क्लॉक है जिसकी निडल्स जो हैं वो लगानी है मुझे। सर, ये श्रुति की है, जो मैं फाइन कोन बता रही थी आपको। ये फाइन कोन की है, चीड़ की जो कोन्स होते हैं ये। तो बस मैंने कलर कर दिया है सर, इसकी बनाएंगे ये वॉल क्लॉक। जी, इसके इसके टुकड़े तोड़ करके फिर इसको जोड़ा है मेरे ख्याल से इसमें। हाँ जी, हाँ जी सर, इसकी फिनिशिंग देनी पड़ती है, क्योंकि टुकड़े तोड़ना ही सर ये बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में। हाँ हाँ, बहुत कठिन होता है इसको। हाँ जी, हाँ जी। और उसकी फिनिशिंग दे के तब मैंने इस तरह की वॉल क्लॉक बनाई है। बाकी ये सर पाइन का ये फ्लावर पॉट है। सर, ये स्टोरेज बॉक्स है पाइन का। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और हाँ, दिखाइए दिखाइए, तो दिखाइएगा, ऊपर करके कर दीजिएगा हाँ तो ये जी अच्छी तरह से दिखाई देगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया। जी, ये पूजा के लिए मैंने एक छोटा सा छोटी सी चीज बनाई है, पूजा टोकरी। बहुत बढ़िया। जी जी जी, सर, धन्यवाद। 20 मिनट में आपको और चीज़ बता देती हाँ, हूँ। जी, जो ये सुंदर वस्तुएं बनाई गई हैं, और आप अन्य चीजें भी शायद दिखा रही हैं, आप अवश्य दिखाइएगा। हाँ, और जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा कि कितना महत्वपूर्ण ये कार्य है, क्योंकि जो पाइन से जो चीड़ की पत्तियों और चीड़ की जो फल होते हैं, जिन पे फल लगते हैं, उन्हें यहाँ छेनती आपने कहा है, और ये जो आप दिखा रहे हैं छोटे खिलौने जैसा कुछ दिखा रही हैं। जी सर, ये बच्चों के लिए, ये मैंने मेरे बेटे के लिए ही बनाया था। फिर और भी मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए बनाने के लिए कहा। छोटा सा मैं टेडी बियर टाइप बनाया है। जी, सर, मैंने ज्वेलरीज बनाई है, ये इयररिंग।
और ये ऐसा लगता है जो जैसे कुंडल जैसे कुछ बनाए हाँ गए जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, ये झुमकी है सर। ये पूरा सेट है सर इसका। जी, सेट है सर। जी। और जब हमारी गीता बहन अपनी सुमन बहन को देखती हैं और अपनी सफल हुई पहल को आगे बढ़ता हुआ देखती हैं, तो क्या सोचती हैं? सर मैं तो बहुत खुश थी देवभूमि डायलॉग में जब दीदी का इंटरव्यू आया था, तो मैंने कॉल इनको किया था और काफ़ी अच्छा मुझे लगा था, क्योंकि देख रही थी कि जो मैं सिखा रही हूँ वो और बेहतर उसमें वो कर पा रही हैं, तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है वो। जी गीता जी, आपके पास भी कोई अपने प्रोडक्ट्स हैं जो आपने बनाए हैं? अगर आप दिखाना चाहें तो आप भी दिखा दीजिए। हाँ जी सर, ये फ्लावर पॉट है। ये इसमें हुप आर्ट वाला एम्ब्रॉयडरी वाला काम किया गया है। और ये टोकरियाँ हैं। सर इसमें मैं 2 चीज़ें बनाती हूँ, एक तो धागे वाला बनता है और एक केवल पिरूल से बनता है। इसमें धागे का यूज़ ना होकर, मतलब ये आप कहें कि हमें बिल्कुल भी इसमें खर्चा नहीं करना पड़ता है, और ये मुफ्त में आप इसको कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से बनता है। इसमें ये पेन स्टैंड, ये वॉल हैंगिंग, सर यही वो राखियाँ हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई हैं। इसमें ईयरिंग बनी है। सर टोटल 14 आइटम हम लोग तैयार करते हैं। ये जूड़े का हेयर क्लिप, गले का चोकर, सर अभी इतना ही। जी जी जी, बहुत बढ़िया गीता, धन्यवाद आप दोनों को, बहुत धन्यवाद। आपने ये प्रोडक्ट्स दिखाए, सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया होगा कि अच्छा, अब ये इसकी जो तकनीक है बहुत ही संक्षेप में आप बता सकते हैं? मतलब उसके लिए तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि ये जो इसको इस तरह से गोल करना, फिर वो ये देखना कि वो टूटे नहीं, क्योंकि ये तो चीड़ की पत्तियां बहुत ब्रिटल हो जाती हैं जब सूख जाती हैं। तो ये कौन सी स्टेज में इसके जो है, क्या ये हरी स्टेज में ही इसको मोड़ लिया जाता है और फिर उसकी करते हैं, या इसमें क्या करते हैं इसमें? क्योंकि ये हमें मिला नहीं कभी भी इसका सॉल्यूशन, तो अब ये मिल गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर। सर सबसे पहले इसको जब हम लोग तैयार करते हैं तो उससे पहले रात को उसको भिगा दिया जाता है पानी में, और नॉर्मल पानी में ही इसको भिगाया जाता है। उसके बाद ये थोड़ा सा लचीला हो जाता है। अगर इसकी बात करें कि हमें ये मतलब हम लोग इसको जंगल से लेना कब स्टार्ट करते हैं, तो नवंबर दिसंबर में भी हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि पिरुल जो है वो पक जाता है उस टाइम पे भी, और गिरना शुरू हो जाता है। और अगर आप देखें तो अप्रैल के बाद बहुत अधिक जंगलों में गिरता है ये, तो उसके बाद भी हम इसको उठा सकते हैं। जब ये गिर गया है तभी उसको उठा करके, जब ये भूरा हो जाता है तभी जी ये सर। उसको लेकर के आपने उसको इकट्ठा किया, फिर इसको रात भर भिगाया और फिर इसको इस तरह से अलग अलग शेप इसके देने शुरू कर दिए जी इस सर तरह जी। से। जी जी, ठीक है, तो बहुत बहुत बढ़िया। तो ये कि नई चीज हो गई। दूसरा, इसमें जो
एक उत्पाद को बनाने में, जैसे आपने टोकरी दिखाई जो सबसे बड़ा था, इसको बनाने में कितना समय आपका लग जाता है? क्योंकि जब भिगा दिया और उसके बाद आपने काम करना शुरू किया, तो एक उत्पाद, किसी भी एक उत्पाद को बनाने में कितना समय लगता है? और जैसा इसमें कुछ चीजें ब्लेंड कर रखी हैं, मतलब कि इसमें धागे भी मिले हैं, और कुछ चीजें बिल्कुल प्योर थी जो आपने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा, तो एक किसी भी उदाहरण को, एक चीज को बनाने में लगभग कितना समय लगता है? इसका कुछ उदाहरण के रूप में बताएंगे तो। अगर ये टोकरी की मैं बात करूँ तो जो मेरे सहयोगी आते हैं उनके साथ ही मैंने ये बनाया था, तो हमने 2 दिन में ये तैयार कर दी थी। और जी उसमें कि 2 दिन में मतलब पूरे दिन हम लोग नहीं बैठते, हम लोग 4 से 6 का हमारा टाइम होता है, हम उसी में बनाते हैं। जी, तो ये 2-3 लोग मिलकर के लगभग पार्ट टाइम काम करते हुए इसको तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इसको देखा जब ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, इसकी लाइफ क्या है? क्या ये कितने समय तक ये चलेगा? क्योंकि ये हमेशा ही ऐसा रहेगा, कुछ समय बाद तो डिग्रेड होगा ही, क्योंकि इसका जो सूख जाएगा जब, उसका मॉइस्चर कम हो जाएगा शायद, या इसमें कुछ मिलाते हैं जिससे इसकी लाइफ जो है लंबी हो सके? सर अगर देखा जाए तो मैं इसमें 3-4 साल तो मुझे हो गए हैं, और जो मैंने प्रोडक्ट बनाए हैं वो वैसे की वैसे ही है अभी तक। और स्टार्टिंग में मैं इनमें कुछ भी नहीं लगाती थी। बाद में मुझे लगा कि इसका थोड़ा-सा जो ढीलापन है वो ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसमें वुड की एक पॉलिश आती है, वो हम इसमें लगाते हैं लास्ट में प्रोडक्ट बनने के बाद। और इसकी अगर समयावधि की बात करें तो 8-10 साल अगर बिना पानी के आप इसको रख पाएँ तो 8-10 साल आराम से चल जाएगा। जी, जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इस तरह से ये जो काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम है, बहुत बढ़िया काम है। जो एक समस्या थी, हमेशा से ही एक समस्या रही है, उसको एक आपने अपॉर्चुनिटी के रूप में आपने इसको परिवर्तित किया है, और इसको बहुत प्रेरणादायक है कि जहाँ पर भी कोई ऐसी समस्या है, उससे हम समाधान की तरफ कैसे बढ़ें। और यह जान करके कि इस तरह से अब आप लोग काम कर रहे हैं, तो अब आपका जो व्यापार के रूप में जब इसको परिवर्तित कर रहे हैं, तो कितना बड़े स्तर पर आप सोच रहे हैं कि ये आगे, अभी वर्तमान में क्या है, और आगे तक आपकी क्या सोच है कि कितना बड़े स्तर तक हम इसको ले जा सकते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम अपने जो क्या आप मेलों में जा रहे हैं, क्या आप किसी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, क्या इसका प्रचार कैसे कर रहे हैं, सोशल मीडिया में इसका प्रचार कर रहे हैं, और उसका रिस्पॉन्स कैसा मिल पा रहा है? जी, सुमन जी आप भी बता सकती हैं, गीता जी आप भी बोलिए, जो भी आप दोनों आज हमारे मुख्य वक्ता हैं, आप दोनों का स्वागत है। जी सर, अभी रिस्पांस तो सर बहुत अच्छा मिल रहा है। मुझे यहाँ गाज़ियाबाद में भी बहुत रिस्पांस आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं। और आगे बस अब सर यही है कि मैं अपने गांव जाके सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करूँ, एक समूह बनाऊँ अपने गांव में जाके। और जैसा कि मैंने देखा कि उत्तराखंड में कुमाऊँ रीजन में तो काफ़ी लोग कर रहे हैं, जैसे गीता जी हैं, मंजू शाह जी हैं, लेकिन गढ़वाल में मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है। तो मैं चाहती हूँ गढ़वाल में जितनी भी मैं जगह जा सकूँ, कवर अप कर सकूँ गाँव में, जितनी भी महिलाओं को मैं ट्रेनिंग दे सकूँ। और उसके बाद सर फिर देखिए आगे मार्केट वगैरह भी, सबसे बड़ा टास्क तो वही होगा कि बेसिक उनको कैसे सिखाऊँ। उसके बाद प्रोडक्ट वगैरह जो उनके हैं, फिर आगे मैं मार्केट वगैरह उनके लिए आगे देखूँगी। तो बाकी सर अभी तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। जी, गीता जी आपका क्या रिस्पॉन्स है? कह रहे हैं कि कुमाऊं जो है अच्छा कर रहा है और यहाँ पर कम हो रहा है, तो इसके बारे में, क्योंकि क्योंकि ये दोनों जिले भी आपके बगल बगल के हैं, और तो इस विषय पर भी बातचीत करना बहुत जरूरी है। हाँ जी सर, सर कुमाऊँ में देखा जाए तो ये सबसे अधिक बन रहा है, क्योंकि केवल हम 2 लोग ही नहीं हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि द्वारहाट से भी कुछ लोग हैं और अल्मोड़ा से भी कुछ लोग हैं, तो वो बना रहे हैं इसको। पिथौरागढ़ से भी मैंने देखा था, वो लोग भी तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग 2 ही लोग इस पे काम कर रहे हैं। बस वो हो जाता है कि हम लोगों को थोड़ा-सा हाइलाइट ज़्यादा किया है,
और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो सोशल मीडिया या तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी आगे मतलब ये है कि नाम थोड़ा-सा लोगों के पास पहुँचा है कि ये लोग काम कर रहे हैं। और सर अगर इसकी पहुँचाने की बात मैं आपको बताऊँ तो ये हमारे देशों में ही नहीं, विदेशों में भी काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। वो आप मैंने अभी पहले ही बताया था कि अमेरिका में जो राखियाँ थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। और हम लोग चाहेंगे कि इसको केवल भारत पे ही ना रहें, वो विश्व स्तर पे हम इसको ले जा पाएँ। और विश्व स्तर पे ले जाने के लिए हमें बहुत सारी महिलाओं को इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि इंडिविजुअल तरीके से ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर जब एक प्रोडक्ट को बनने में 2-3 दिन का समय लग रहा है, तो अकेला इंसान इसको नहीं कर पाएगा। इसलिए सर अभी गवर्नमेंट से भी ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमें अच्छा कि गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छी लेवल पे ले जाए। तो गवर्नमेंट अगर सहयोग करती है कि हम इसको और आगे बढ़ावा दें, तो शायद ये विश्व स्तर पे पहुँच सकता है। जी, बहुत सुंदर गीता जी और सुमन जी। मुझे इन सब आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं हम एक पिरूल संगठन बनाएं उत्तराखंड का, जो कि कुमाऊं गढ़वाल के सभी जिलों में कार्य करने वाले उद्यमियों को जोड़े और साथ मिलकर के काम करें, साथ मिलकर के अपनी समस्याओं का भी समाधान करें, साथ मिलकर के सरकार के पास भी जाएं अपने अपने स्तर से और सामूहिक स्तर से भी, और इस प्रकार से एक संगठन बना करके हम अपनी बात को सशक्त रूप से आगे पहुंचा सकते हैं। और क्योंकि संघ में ही शक्ति है, तो ऐसा आपको मेरे मन में विचार अभी आया है। आप इस पर विचार करिएगा। अलग से भी आप चाहें तो मैं आपके साथ बातचीत कर लूंगा, दिनेश जी इसको समन्वय कर लेंगे और इस तरह से संगठन बना करके आगे इस चीज को बढ़ाया जा सकता है। जहां तक के सरकार से मेरी पहचान है, मैं भी कुछ लोगों से बातचीत करके आपकी बात पहुंचाऊंगा, लेकिन आप अपने स्तर से भी कुछ कदम लेना शुरू कर दीजिए। और ऐसा करके मुझे लगता है कि जो हमारी बात है और हमारी जो समस्या है उसका और ज्यादा समाधान होगा, और ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और इस समस्या का आंशिक रूप से समाधान, क्योंकि एक पेड़ से निकलने वाले पिरूल की अगर हम कल्पना करते हैं, उसकी गणना करते हैं, तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो एक ही पेड़ की जो पत्तियां निकलती हैं उससे ही बन जाएंगे। तो समस्या हमारी बहुत विकराल है। वन विभाग ने उत्तराखंड में पिरूल से उसके कई सारे जो है ना चीजें बनाने का प्रयास किया है। ऐसे एक अधिकारी को मैं जानता हूं जिन्होंने इस विषय पर काम किया, पिरूल के राखियां और ये उत्पाद नहीं बनाया, बाकी सब चीजों में काम किया है। वो वन विभाग के अधिकारी हैं और अच्छे अधिकारी हैं। उनसे भी मैं बातचीत करके उनको भी आपके विषय पर बताऊंगा और ये जो विचार है इसके बारे में भी उनसे मैं बातचीत करूंगा और उनको भी आपके साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वो भी इस विषय पर अच्छे अधिकारी हैं। तो उनका ट्रांसफर अच्छी पोस्ट में नहीं होता है, उनको ऐसी जगह भेजा जाता है जहां पर वो अलग थलग पड़े रहते हैं, लेकिन अलग थलग रह करके भी उन्होंने अच्छा काम किया है। तो ऐसे अधिकारी को मैं जानता हूं, अच्छे उनसे परिचय है। तो उनसे बातचीत करते हुए इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए आप भी अपने स्तर से प्रयास करिएगा, हम भी अपने तरह से प्रयास करेंगे। और मैं आज योगाहर के हमारे जितने भी साथी हैं उनसे आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे इन बहनें जो इस तरह से अच्छा काम कर रही हैं, इनके उत्पादों को लेने के लिए कुछ व्यवस्था आप लोग बताएंगे तो हमारे बाकी जगह के राज्यों के हमारे जो साथी हैं वो भी उत्सुकतावश कुछ ना कुछ जरूर ऑर्डर लेना चाहेंगे और अपने वहां पर करना चाहेंगे। तो ऐसी व्यवस्था भी आप बनाने का प्रयास करिए और इसको व्यवस्था को भी सामूहिक रूप से आप कर सकते हैं। आपकी सामूहिक मार्केटिंग की बात क्यों भी मैं कह रहा हूँ कि तो उत्पादन अब अपने स्तर से करिए, लेकिन कुछ चीजें आप सामूहिक रूप से करिए, जैसे मार्केटिंग का काम सामूहिक रूप से। इस तरह से बाकी जो अपने सरकार से मिलने जुलने का काम है वो भी व्यक्तिगत रूप से भी सामूहिक रूप से भी, इस तरह से अन्य लोगों से मिलने का काम भी जो है, ऑर्डर लेने का, एक जगह से ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा है तो दूसरी बहन आपका ऑर्डर पूरा कर सकती है। तो ऐसे एक दूसरे को हम सहयोग कर पाएंगे, मार्केटिंग में भी सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से ये कार्य बहुत ज्यादा रूप में आगे फैलेगा और इसका विस्तारीकरण होगा और हम प्लास्टिक का निदान भी कर पाएंगे, क्योंकि जो उत्पाद हैं वो आपके प्लास्टिक को रिप्लेस करते हैं। तो ये प्लास्टिक के निदान के रूप में भी इसको आप देखने का प्रयास करिएगा और जब आप बातचीत करेंगे तो उसको कहिए हम प्लास्टिक को रिप्लेस करेंगे। प्लास्टिक को रिप्लेस करने पर मेरे उत्पाद का जो है खर्चा इतना आ रहा है और प्लास्टिक का चाहे आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन उसका एक पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है।
तो इस विषय से जब आप बातचीत करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, आपका एक प्रेजेंटेशन भी मुझे लगता है कि एक सामूहिक रूप से बनना चाहिए, कि आपका जो उत्पादों का प्रस्तुतिकरण है, जो उसको सब लोग उन प्रस्तुतिकरण को दिखाएं। इसके लिए चाहे तो दिनेश जी भी आपकी मदद कर लेंगे, मैं भी अपना सहयोग कर सकता हूं। तो ऐसे करके सामूहिक रूप से, और उसमें हम सबके एक एक पेज उस प्रस्तुतिकरण में सबको दे दें। एक पेज सुमन जी का है, एक गीता जी का है, एक दूसरे सबका है। तो 8-10 लोगों का हमने इस तरह से काम कर दिया, और हमने सामूहिक रूप से अपने उत्पादों की मार्केटिंग का काम भी कर लिया। तो कुछ विचार मन में आ रहे हैं, ऐसे कुछ आ रहे हैं, ऐसे कुछ आपको जो अच्छा लगेगा आप उसमें जरूर विचार करिएगा। जो हमारी तरफ से सहयोग होगा फिर हम अलग से बातचीत कर लेंगे और आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। कम से कम उत्तराखंड की जो जंगल में जो ये पिरूल है, इसका एक सदुपयोग हो जाएगा, तो ये पेड़ भी हमें अच्छा लगेगा। अभी तो क्या तुम्हें बड़ा बुरा लगता था कि इसकी वजह से आग लग रही है, इसकी वजह से मैं कई बार पहाड़ में चलते हुए इस पिरूल के ऊपर फिसल गया हूँ, गिर गया हूँ, तो ऐसी भी स्मृतियां हैं। तो ढलान वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से, और मई के महीने में जब सबसे ज्यादा पिरूल होता है, उस समय किसी ढलान के क्षेत्र में जहाँ पिरूल गिरा हुआ है, तो बड़ा ढंग से चलना पड़ता है, नहीं तो नीचे खाई में भी पहुंचने का खतरा रहता था, तो बहुत डर लगती थी। तो लेकिन इसका एक समाधान अगर हमें मिल जाता है, और इस तरह से हम इससे अपनी आजीविका को भी और अच्छा कर सकते हैं, और इसके बारे में भी हमारे, क्योंकि ये पेड़ भी प्रकृति ने ही हमें दिया है, तो इसके बारे में हम बुरा भी क्यों सोचें, इसके बारे में अच्छा ही सोच पाएंगे। तो आपने इसके लिए अच्छा किया, इसके अच्छे उत्पाद बनाए, इस अच्छे काम के लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, और पुनः चलता हूँ दिनेश जी के पास कि वो अब अपनी वार्ता को जारी रखें, और मंजू जी अगर ज्वाइन हो गई हैं तो उनको भी आमंत्रित करने का करेंगे। जी दिनेश जी। जी जी धन्यवाद सर। हाँ, असल में मंजू दीदी जो हैं उन्हें जुकाम बुखार कुछ हुआ है, तो वो उपस्थित नहीं हो पा रही हैं, और लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं दोनों बहनों को और योगाहार के सभी सदस्यों को इस कार्यक्रम के लिए। आपने बड़ी सुंदर बात कही है कि और याद भी ताज़ा करी है, संभवतः हमारी बहनों ने भी पिरूल में स्केटिंग की होगी संभवतः, क्योंकि मैंने भी जहाँ-जहाँ कुछ-कुछ क्षेत्रों में जंगल में जाने का मौका मिला, और उन क्षेत्रों में जहाँ चीड़ होता है, और खासकर जब गोलू देवता के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे पठार जैसे ढलवां मैदान कुछ-कुछ होते हैं, और उसमें फिसलने का अलग ही मजा होता है। आपने बात करी कि ये प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक चीज़ है, और जो प्लास्टिक है उसे रिप्लेस किया जा सकता है इसके माध्यम से, और जब प्राकृतिक है तो इसके फ़ायदे भी हैं। दूसरी बात ये है कि जो इसको जंगलों के लिए एक अभिशाप जैसी बात कही जा रही थी, उसको आपने वरदान साबित कर दिया बहनों ने, और ये बात भी निश्चित होती है कि इससे जो बनाई जाने वाली चटाइयाँ हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक अवश्य ही होंगी, और साथ में जो अन्य वस्तुएँ हैं, और किस तरह से आपने कला को रूप देते हुए इनको ढाला है, ये भी सुंदर दिखता है। और मैं अपना संस्मरण बताऊँ, अभी हालिया कुछ दिनों पहले मैं था उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट में। मैं जब गाज़ियाबाद से रामपुर में रुका एक रात्रि को, तो 2 प्रधानाचार्य के यहाँ पे एक ही जगह मुझे एक जगह पे भोजन करने का अवसर मिला, एक रात्रि विश्राम करने का अवसर मिला। तो उनके घर पे भी पिरूल की जो कलाकृतियाँ थी, वो थी, जो कोन्स हैं और जो उससे जटी हुई पत्तियाँ हैं, उससे सजावटी सामान मैंने देखा। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा उत्तराखंड से ही आई हैं। तो निश्चित ही जब हाँ, दूसरी बात ये कि जब बनारस के गाँव में था, वहाँ भी मुझे ये वस्तुएँ दिखाई दी। तो लोगों के बीच ग्राह्यता है, लोग इनको स्वीकार करते हैं कि अन्य वस्तु प्लास्टिक की वस्तुओं से, उनके गमलों से अच्छा तो पिरूल है, और कहीं अच्छा है, और इससे संभावना ये है कि एक तो रोज़गार सृजन होता है, दूसरा पर्यावरण को शुद्धता मिलती है, और पर्यावरण भी हमारा अच्छा रहता है। तो मैं पूछना चाहूँगा पुनः आदरणीय अपनी गीता बहन जी से, कि जब आप कह रही हैं कि इसकी जो मार्केटिंग में ज़्यादा कठिनाई नहीं है,
लेकिन जब ऐसे क्या देखने मिलता है कि आप जैसे कॉल आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि ये जो विदेशों में या दूसरे प्रदेशों में आपके कॉन्टैक्ट के माध्यम से जा रहे होंगे। लेकिन क्या अभी ऐसे आया है कि जो सरकारी विभाग हैं या एनजीओज़ हैं या आस-पास के मार्केट से आपके पास संपर्क हुआ हो कि हमें ये वस्तुएँ दीजिए? ये प्रश्न दोनों से है, हमारी सुमन बहन जी से भी और गीता बहन जी से भी। सर इस साल तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, पर पिछले साल गवर्नमेंट की तरफ से धामी जी की जो धर्मपत्नी हैं श्री गीता धामी जी, उनसे मेरी वार्ता हुई थी, तो उन्होंने राखी पे 100 राखियाँ ऑर्डर की थी, तो वो सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं। बाकी सरकार की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है। और एनजीओज़ भी हम देखें तो मैंने यहाँ पे अल्मोड़ा में बीच में ट्रेनिंग करवाई थी, वो एनजीओ के थ्रू ही करवाई थी, हंस फाउंडेशन। वहाँ पे ट्रेनिंग उन्हीं के द्वारा की गई थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसा रिस्पॉन्स गवर्नमेंट का हमें नहीं प्राप्त हुआ है। जी, संभवतः ये आप दोनों का साझा उत्तर होगा। लेकिन जब बहन सुमन जी गाज़ियाबाद में रहती हैं, तो वहाँ पे आपके आस-पड़ोस में क्या देखने को मिलता है कि क्या ये वस्तुएँ इनको खरीदने का ऑर्डर आपको मिल रहा है या? सर यहाँ तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन मैं उत्तराखंड में यही कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट मिले ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। और क्योंकि वहाँ मेन मैं वही मोटो है कि वहाँ के लिए मैं कुछ कर सकूँ। बाकी यहाँ तो सर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे इन चीज़ों में। जी, और जैसे आदरणीय पवन सर ने भी कहा है कि कुछ अधिकारी वर्ग हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। ख़ास करके उनका पेरोल पर फ़ोकस है कि इससे हमारी पर्यावरण को भी और हमारे समाज को भी, हमारे उत्तराखंड प्रदेश को भी अच्छा लाभ प्राप्त हो पेरोल से। और निश्चित ही जब आपने पहल की है तो हर कोई आपके साथ-साथ आगे बढ़ेगा। और मैं निवेदन करता हूँ सदन के सदस्यों से भी कि जो पिरूल यानी चीड़ की पत्तियों से बनने वाले उत्पाद, जिस चीड़ की पत्तियों को वन के लिए, जंगल के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए कहीं न कहीं अभिशाप जैसा माना जा रहा है, उसको वरदान साबित कर रही हैं ये 2 देवियाँ, बहन गीता जी और बहन सुमन जी। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो तो और साथ में मैं पहुँचता हूँ आदरणीय पवन सर, आपका हैंड रेज़ है प्लीज़। जी, जी, धन्यवाद दिनेश जी। और मेरा एक चैलेंज है सुमन जी के लिए और इनके लिए हमारे कि गीता तो लीव कर गई हैं, लेकिन अब मैं स्क्रीन पर आया हूँ और मैंने ये उत्तराखंड की टोपी पहन रखी है आगे। सुमन कह रही होंगी ये कहाँ से हैं, कौन हैं? तो मैंने कहा चलो इनको दिखाते हैं और उत्तराखंड की टोपी के साथ आया हूँ। मैं जानबूझ के ये टोपी अभी पहनी कि चैलेंज ये है कि इसके सामने जो लगा हुआ है ये मेटल का लगा हुआ है। जब मैं इसको पहनता हूँ तो ये मेटल का है। क्या इसको हम पिरूल का बना सकते हैं और ये टोपी को और ज़्यादा पूर्ण रूप से उत्तराखंडी बना सकते हैं? ये आपके लिए चैलेंज है। आप इस पर काम करिए, इसके बारे में विचार करिए और फिर हम इसको पूर्ण रूप से प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ, कोई मेटल नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं, तो इसके बारे में आप विचार करके आप करिएगा। बाकी भी हैं दिनेश जी, उनको भी आप बताइए। तो अपना आप चैलेंज के रूप में इसको लीजिए कि उत्तराखंड की टोपी को परिवर्तित करते हुए हम अब पूर्ण रूप से उत्तराखंड के उत्पाद से बनी हुई इसको बनाते हैं और इसको फिर आप मुख्यमंत्री को दीजिए, उनकी पत्नी को दीजिए, बाकी लोगों को दीजिए, जिलाधिकारी से मिलिए, कितना बढ़िया तरीके से ये हो जाएगा। आपकी जो है ना पूरा मार्केटिंग आपकी एकदम से और हाईलाइट हो जाएगी। तो एक मेरा सुझाव था, इसलिए मैंने हैंड रेज़ किया। और ऐसे करते हुए जो भी हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, जो भी हमारे प्रतीक चिन्ह बनते हैं, जैसे यहाँ पर एपण बनती है। अब एपण हमारी आजकल क्या हो रहा है कि वो प्लास्टिक से बन रही है और बहुत बढ़िया तरीके से उसको चिपका दे रहे हैं और फिर उसको निकालने में हालत ख़राब हो रही है और ये सब जो समस्याएँ हैं। गीता के पास भी मैं आ रहा हूँ
और उसको अपनी टोपी दिखा रहा हूँ। मैं टोपी पहन के इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने चैलेंज किया है कि जो आगे इसमें जो मेटल का लगा रहता है इसको पिरूल से आप बनाओ, और इसको पूर्ण रूप से, ये मेटल से बना रहता है, ये आगे से ये मेटल का है, इसको आप पिरूल से बनाने का प्रयास करो और ऐसा बनाओ कि ये आसानी से हो जाए। मुझे मुझे नहीं लगता है कि ये कठिन होगा, लेकिन पतला होना चाहिए जिससे ये चिपक सके, उसके साथ जुड़ सके, या कोई और डिजाइन जो इसको हमारी टोपी के साथ हम पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से इसको बना सकें। उसकी जो पट्टी है उसको भी आप पिरूल से बना सकते हो। जो पट्टी बनी हुई है उसको कलर करना होगा, तो इसको भी अगर हम पिरूल से बना दें। खाली ये चैलेंज के रूप में मैं सोच रहा था कि इसको और क्या किया जाए इस बारे में। तो आपको कैसा लगता है ये आइडिया? सुमन जी, आपको बताइए कि ये आइडिया कैसा है, क्या ये संभव है? उसके बाद गीता के पास भी आएंगे। सर बहुत ही अच्छा आइडिया है। सर बट मैं एक बात बोलना चाहूँगी, ये ना स्टिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो ये टोपी है वो तो धुनी होगी, तो फिर पिरूल भी खराब हो जाएगा। तो उसको डिटैच करने का कुछ एक सिस्टम बनाया जाए, जी जी, तो उसको क्लिप से लगा दिया जाए, तो वो क्लिप से जब उसको धोना है तो उसको क्लिप हटा दी जाए। ये सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन हमारा एक प्रतीक चिन्ह के रूप में तो वो आ जाएगा। तो ऐसा मतलब मैं सोच रहा हूँ उसका। तो सॉल्यूशन निकालते हैं, हर प्रॉब्लम, हर चीज नई प्रॉब्लम लेके आएगी, उसका नया सॉल्यूशन हमें देखना है। तो जी सर, चार्ज तो बहुत बड़ा ही है, सोचती हूँ इसके बारे में। जी गीता जी, आप बताइए, आपको कैसा लगा ये विचार? हाँ जी सर, विचार अच्छा है, बस वही कि अगर धुलेगा तो फिर पिरुल या तो हम धागा उसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो भी टूटेगा और साथ ही साथ पिरुल भी टूटेगा। पर वो जो आप मेटल का कह रहे हैं ये आसानी से बन सकता है। और जैसे वो आते थे, मैंने देखा है कि स्काउट गाइड में हमें बैचेस मिलते हैं छोटे हाँ छोटे, और उसमें वो लगी होती हैं, हाँ, सेफ्टी पिन लगी होती हैं, तो यस, उस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। बिल्कुल। मैं सेफ्टी पिन की ही बात कर रहा था कि छोटी वाली जो हाँ जी, हाँ सेफ्टी जी। पिन है वाली ही इसमें साथ लग जाए, तो इससे एक फिर इसको ले जाके, इस आइडिया को ले जाके आप अपने जो भी जनप्रतिनिधि हैं और बाकी जो अधिकारी हैं उनको दिखाया जा सकता है। उसका अलग से इसका विमोचन आप करा सकते हैं, और सब लोग साथ मिलकर के अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह से कार्य करके सामूहिक रूप से ये कार्य फिर सामूहिक रूप से करते हुए इसको आगे ले जाया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। तो हम अपनी ये जो टोपी बहुत प्रचलन में आई है, इसको मोदी जी ने भी पहना, इसको बाकी लोगों ने भी पहना, इन सब तक के फिर बात पहुंचाई जा सकती है कि ये जो है हम इसे कर रहे हैं। तो आप केवल अपना ही प्रोडक्ट का नहीं, बल्कि आपने ये प्रतीक चिन्ह में भी इससे आवश्यक परिवर्तन कर दिया है। इस विचार के साथ आप इसको आगे कर सकते हैं। जी, आपको प्रयास करने के लिए, और फिर जब आप कर लेंगे तो इसी मंच पर आपको हम फिर से बुलाएंगे, आपके अनुभव सुनने के लिए, आपकी जो है जो आपने किया उसको सुनने के लिए। तो हमें फिर बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, ये बड़ा ही सुंदर चैलेंज है। और मेरे ख्याल से जो टोपी का श्रृंगार पिरूल से हो सकता है, ये चैलेंज हमारी बहनें स्वीकार रही हैं। और आपने सुझाव भी मिला-जुला सुझाव भी रहा है कि ये अलग से एक बैच इस पे तैयार किया जाए, और जब टोपी धोई जाए तो उसके बाद पुनः। और जो ये कोन है जो सुमन बहन ने घड़ी पे लगाया है, तो वो कोन भी शायद इस बैच का कार्य कर सकता है, और उस पे पिन जड़ दी जाए पिन। और ये जो गीता बहन ने कहा है कि जो जो ये इस पे जो ये धारियाँ हैं, वो तो निश्चित ही पिरुल की पत्तियों से होगा। जी, अनुपम सर। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम वार्ता अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि ये जो समाधान है ये बहुत समय के बाद मिला। मैं भी बचपन में, जब मैं नैनीताल में रहता था, तो मैंने पार्ट टाइम काम किया, और मैं ये ये जो पिरूल का कोन है जिसको कहते हैं ना, उसको वहाँ ठीठा कहते हैं देसी भाषा में। तो ठीठा और उसके साथ बाकी वहाँ पर मोमबत्ती भी होती थी, तो मैंने ठीठा भी बेचे, और बाहर के लोग आकर के उसको बेचते थे। वैसे तो कीमत 2 या 3 रुपए होती थी उस समय पर, लेकिन मैंने एक बार एक बम्बई से एक आए थे, उनको मैंने 5 रुपए कर दिया। व्यापार में ऐसा ही होता है, आप ज्यादा रेट बताते हैं फिर आप कंसेशन देते हैं। तो उन्होंने उसको तुरंत ले लिया, क्योंकि वो बड़े साइज का ठीठा था, नॉर्मल ठीठा नहीं था। और मैं बहुत खुश हुआ कि देखो आज मैंने अपनी जो अपनी मेरी जो थी कीमत को मैंने दुगना कर दिया है,
डबलिंग हो गई, मेरी इनकम डबल हो गई है। तो ऐसा करते हुए ये ठीठा और पिरूल और बाकी जो वनस्पतियां, इसके अलावा और भी वनस्पतियां जंगल में मिलती थी उस समय पर, जिसको कि वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं वो उसको बना के बड़ी सुंदर सी डेकोरेशन बनाते थे। अभी भी शायद वो उपलब्ध होती हैं, तो उसको भी फिर वो पेंट कर देते थे तो उसकी लाइफ बढ़ जाती थी। और नीचे एक स्टैंड बना देते थे और बड़े सुंदर लकड़ी, वहाँ की जो पूरा लकड़ी थी उसमें भी पॉलिश करके और बड़ा सुंदर तरीके से व्यापार करते थे। मुझे भी कुछ समय अनुभव हुआ, एक स्टूडेंट होने के नाते पॉकेट मनी कमाने के लिए मैंने ठीठे के साथ मेरा जो अनुभव है वो भी मैंने आपको बताया। तो पुरानी मेरी यादें हैं, इसके साथ इसमें अब और अच्छा काम हो, इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः दिनेश जी के पास आता हूँ। जी सर, जो ये पुरानी बातें आपने ताज़ा की हैं, ये ताज़गी हमारे जो आर्थिकी को भी और बल देगी, और ये जो इनोवेटिव आइडियाज़ सामने आ रहे हैं, निश्चित ही ये हमारे जो ग्रामीण बंधु हैं और हमारी जो ये बहनें हैं, जो इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं, ये हमारी आर्थिकी को मजबूत देने का कार्य निश्चित ही करेंगी। और इसी क्रम में जब हमारी वार्ता आगे बढ़ रही है, तो योगाहार टीम से हैंड रेज़ है और मैं निवेदन करता हूँ कृपया शामिल हों इस वार्ता में। जी जरूर, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। और मुन्नीलाल जी, आवाज आ रही है? आदरणीय सुमन बहन जी और गीता जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड की धरती मध्य प्रदेश से, और हमारे सभी किसान भाई बस में देखे जा रहे हैं। ये प्राकृतिक जैविक खेती का एक प्रशिक्षण है, वो पूरी नर्मदापुरम की टीम है, वो इंदौर जा रहे हैं, और सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद दोनों बहनों को। और जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है कि हरिद्वार उत्तराखंड की टोपी आप बनाइएगा, तो हम सब बुंदेलखंड के सभी किसान भाई कह रहे हैं कि एक बुंदेलखंड का जो स्वापा होता है उसको भी आप जो है चीड़ के उससे बना करके और एक मोनो बताइएगा, और हम लोग जरूर इसमें बड़ी अच्छा मार्केट मिलेगा। और अभी तक ऐसा स्वापा जो है, क्योंकि अब स्वापा बनाया जाता है तो एक बार पहनाया जाता है और फिर दोबारा उसको पहनाने लायक बनता ही नहीं है, वो कपड़ा सब बर्बाद हो जाता है, ना तो वो पहनने का रहता है ना किसी का रहता है, वो पैसे बर्बाद हो जाते हैं। और अगर ऐसे चीड़ के इसके अगर वो स्वापा टाइप का बनता है तो ये टोपी हम इसमें व्यापार में, उद्योग में, हमारे अभी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो किसान के बेटे हैं, स्वयं किसान हैं, योगी हैं, और उन्होंने कहा है कि अभी उद्योग के लिए कोई एक जगह बताइए कि अपन कोई उद्योग लगा सके। तो मैं चाहूंगा इसमें आदरणीय पवन कुमार जी सुन रहे हैं, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी और सदन सुन रहा है कि अगर हम इसका प्रेजेंटेशन करते हैं तो ये बहुत अच्छा एक नवाचार है और बहुत अच्छा एक तरीका है कि हम बुंदेलखंड के स्वापा को इसमें अवतरित करें। तो इसमें और मेरी भाषा को समझ करके और इसमें गति देने के लिए मैं दिनेश जी और आदरणीय पवन जी को सादर मंच सौंपता हूँ। इसकी एक फोटो भेज दीजिएगा, इसकी एक बाकी चीज दीजिएगा, तो इसी तरह से इसको भी आगे एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसको देखेंगे, फिर आगे बढ़ के इसको करा लीजिएगा, इसको भेज दीजिएगा, इसका जो भी होगा, अगर कोई वीडियो होगा तो उसको भी दे दीजिएगा, फोटो होगी तो 2-3 फोटो भी उसके शेयर कर लीजिएगा। अब आप सबको नर्मदा जी का दर्शन कराते हैं, नर्मदे हर, आप लोग नर्मदा जी का दर्शन करिए। देखिए नर्मदा जी जो है वो नहीं कर पाएंगे, ये नर्मदा जी का दर्शन, और नर्मदा जी जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की जो है जीवनदायिनी माँ है, और इसी का आशीर्वाद हमारे योगाहार परिवार पर है। और पूरा ये हम नर्मदे हर, ये कौन सा घाट है, कौन सा घाट है? नाभि कुंड जी, सबसे लंबा ब्रिज है मध्य प्रदेश का ये नर्मदा जी। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय मैं निवेदन करूंगा बहन जी से निवेदन करूंगा कि ऐसा नहीं कि उत्तराखंड की टोपी अच्छी बना दी जाए और बुंदेलखंड के स्वापा में कुछ कमी रखी जाए, तो ये पक्षपात ना करें।
ऐसा हमारा निवेदन है। नहीं नहीं नहीं, हमारे उत्तराखंड के लोग, पूरा उत्तराखंड मुकुट है पूरे देश का, वहां पर पूरा मुकुट जो है सबसे अच्छा रहेगा, और बाकी लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, ये आश्वासन दे रहे हैं उत्तराखंड की तरफ से। उत्तराखंड से धन्यवाद। रहते हैं। धन्यवाद। लेकिन उत्तराखंड में जो अभी देवभूमि में जो मस्जिदों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए मैं उत्तराखंड वासियों से निवेदन करता हूं कि जो है इस पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये पवित्र भूमि हमारी देवभूमि, हम लोग सब लोग हरिद्वार आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, दर्शन करने आते हैं, और उस माँ गंगा और वहाँ की जो देवभूमि है कड़कड़ में जो है करता हूँ और हूँ इस विषय पर भी ध्यान दिया जाए। और मैं बहनों को प्रणाम करता हूँ कि ये जो स्वापा और टोपी का जो निर्माण है वो किया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जी ओ जी जी, बहुत बहुत सुंदर मन्नीलाल जी। और ये कौन सी जगह से आप क्रॉस कर रहे थे अभी, ये नर्मदा? ये हम नर्मदापुरम हरदा है, नेमावर घाट। हरदा पहुंच गए? हरदा में क्रॉस करें। मार्च की खाड़ी, उसका जो मध्य स्थान है नाभि कुंड, यहाँ से हम गुजर के निकल के इंदौर आज कार्यक्रम में जा रहे हैं। ये जो नर्मदा मैया का स्थान है नेमावर घाट, हंडिया और नेमावर घाट में नाभि कुंड स्थान है, बिल्कुल बीचों बीच मध्य है ये ना। और बहुत अच्छा यहाँ मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ शंकर भगवान का, यहाँ पे नाभि कुंड। चलिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के कार्यक्रम के लिए, और आशा है कि अच्छा आप लोग कार्यक्रम प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें? ये पता नहीं लग रहा है, स्पष्ट करके बताइए। रूप सिंह जी हैं, हाँ, रूप सिंह जी मनीष जी हैं, ये नमस्कार सभी को। और नमस्कार। हमारे प्रदीप राज वर्मा जी हैं, नर्मदा जी के भक्त। जी, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। और भाई साहब को आप शायद अभी परिचित नहीं है, आदरणीय जो रामकृष्ण रघुवंशी जी अभी नया जो फार्म तैयार कर रहे हैं वो आपका ही है। आप अपना नाम बता दीजिए, परिचय। आप नवल किशोर चौकसे जी हैं, सिवनी मालवा से, और आपका ही अभी जो रघुवंशी जी ने आमंत्रित किया था, तो आप ही का फार्म है जो 100 एकड़ में लगभग हो रहा है कंप्लीट। तो सभी लोग जा रहे हैं। तो जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। एक टीम की तरह देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब लोग एक टीम की तरह करते हुए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं यही कह रहा हूँ कि हम एक टीम की तरह काम करें तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आगे के लिए दिनेश सेमवाल जी को बुलाता हूँ। जी जी, धन्यवाद सर। निश्चित ही ये टीम आगे बढ़ रही है और हिमालयी आबो हवा को आगे जाते हुए माँ गंगा के साथ साथ, यमुना के साथ साथ नर्मदा जी के आंगन से गुजरते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये देश की समृद्धि के लिए ही वार्तालाप हो रही है। और पुनः बता दें, जो आदरणीय सदस्य अभी जुड़ रहे हैं, कि आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड की 2 देवियां, 2 बहनें, आदरणीय गीता पंत जी और आदरणीय सुमन बहन जी। और आपने उत्तराखंड में जो पिरूल है, यानी जो चीड़ की पत्तियां हैं, जो कि जंगल के लिए खतरनाक मानी जाती हैं, उनको बहुत अच्छा रूप दे करके आपने रोजगार सृजन, आय सृजन का साधन बनाया है। और इसी क्रम में आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आपका हैंड रेज था, आप बात रखिएगा। आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र के कोंकण से आप एक शिक्षिका हैं और खूब सराहती हैं जब बहनें बहुत अच्छा कार्य करती हैं। जी। ओम आप भाइयों पुरुषार्थ को भी प्रणाम करते हैं। और मेरा प्रश्न है कि वो चीज़ मुझे देखने से, जिससे आप ये कार्य कर रही है, कैसे है? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही दीदी। ओम ओम अब आ रही है? हाँ जी जी। आदरणीय सदन को सादर वंदन प्रणाम। और बहन गीता पंत पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करती हूँ। और मुझे ना चिरुल जिससे बहुत कार्य हो रहा है। संभवतः आपकी आवाज
जी दीदी, हम आपसे जुड़ने का प्रयास मैं करते हैं। मैसेज करूंगी। हाँ, आप इनबॉक्स मैसेज कर दीजिए, चैट बॉक्स मैसेज कर दीजिएगा। हम पहुंचते हैं आदरणीय अस्तित्व तिवारी जी के पास। आपका हैंड रेज है, आप बात रखिएगा सर। जी, सदन को प्रणाम और हमारी बहनों को भी प्रणाम, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम ये चाहते हैं कि इनके उत्पाद, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, इनके उत्पाद को मध्य प्रदेश में फैलाएंगे हम, और इसका स्कोप भी है यहाँ बहुत, लोगों की इस तरह की मांग रहती है, तो इसको हम प्रयास करेंगे कि अपने क्षेत्र में इनके ऑर्डर को लेके और इनके उत्पाद को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही ये पहल आगे बढ़नी चाहिए, और जब आप सभी इस पहल में सम्मिलित होंगे, सहयोगी होंगे, तो बहनों की जो ऊर्जा है वो अन्य लोगों तक भी पहुंचेगी, और उत्तराखंड या इस तरह की जो कार्य अन्य जगह पे किए जा सकते हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। और इसी क्रम में आप के हैंड रेज हों तो मुझे सहूलियत होगी आपसे संपर्क करने की, आपके वार्तालाप को इस कार्यक्रम में शामिल करने की। और जब तक कि आप हैंड रेज करें, अपनी बात रखना चाहें, जी आदरणीय मिथिलेश बहन जी, आपका हैंड रेज है और आप उत्तर प्रदेश से हैं। जी, अपनी बात रखिएगा। जी ओम, सादर को नमन वंदन, और हमारी जो उत्तराखंड की दोनों बहनें हैं इनको भी हृदय से प्रणाम। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे बात चल रही है चीड़ की पत्तियों से साफा बनाने की, तो कोई साफा तैयार हो तो मैं देखना चाहूंगी, क्योंकि मैं साफा हमेशा पहनती हूँ और अलग अलग रंगों का मेरे दिखा को दो उसकी अपनी, जरूरत होती है। अपने दर्शन दे दो बहन जी। नहीं, मैंने अभी साफा नहीं पहने हुआ है। हमारे यहाँ तो बहुत तेज बारिश चल रही है भैया आज, और मेरी आज क्लास भी नहीं हो पाई बारिश के कारण। तो बात साफे की चल रही थी, तो और वो भी चीड़ की पत्तियों वाला, तो बहनों के प्रति और आदर का भाव बढ़ा। तो यदि आपके पास तैयार कोई साफा है पत्तियों वाला तो मैं देखना चाहूंगी। नहीं मैम, अभी तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अभी तो वहाँ से जानकारी मिलेगी, उसके बाद ही आगे कोशिश रहेगी इसके बारे में। जी जी जी, कोई नहीं, जब तैयार होगा तब देख लेंगे। और जैसे ये आप बना रहे हैं इसके प्रोडक्ट, तो बहन आप क्या क्या बना रहे हो इससे अभी? मैं ये वॉल क्लॉक हो गया, फिर टोकरी हो गई, स्टोरेज बॉक्स हो गया, ज्वेलरी हो गई, फ्लावर पॉट हो गया। एक बार सुमन जी, एक बार आप दिखा भी दीजिएगा तो जो लोग बाद में जुड़े हुए हैं एक बार वो देख लेंगे। ये स्टोरेज बॉक्स है, बड़े साइज का स्टोरेज बॉक्स। ये टोकरी है पूजा के लिए। बहुत सुंदर। ये फ्लावर पॉट है। थोड़ा सा मैंने कुछ हटके ट्राई किया है, कुछ यूनिक सा सोचा। ये वॉल क्लॉक है, चीड़ की पत्तियों की। बाकी ये चीड़ के ये कोन आते हैं जो ये है, उसकी ये वॉल क्लॉक है। जी, अभी आपने ना बहन बड़ी सी टोकरी मेरे को दिखाई थी। जी जो हाँ सबसे जी, पहले आपने बड़े बड़ी टोकरी दिखाई। हाँ जी हाँ जी, ये था ना। जी जी जी, जी तो इसका क्या प्राइस होगा? मैं इसको लेना चाहूंगी, और ये कैसे मुझे मिलेगी? जी मैम, मैं आपको ये दिनेश सर जी से मैं अभी नंबर ले लूँगी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैं आपको मैसेज करती हूँ। जी जी, वैसे मैं गाजियाबाद आती रहती हूँ, अच्छा, तो हाँ, तो मैं वहां से भी ले सकती हूँ आपसे। नंबर से मैं आपका नंबर ले लूंगी और संपर्क में रहूंगी।
जैसे ही मैं गाजियाबाद आती हूँ, मेरा होता है वीकली, मैं आती जाती रहती हूँ गाजियाबाद को, तो मैं आपसे हैंड टू हैंड ही ले लूँगी। ठीक है, मैं चैट में आपको नंबर दे देती हूँ अपना। जी, जी, आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। बहुत सुंदर बनी है। मैं अपने कान्हा जी के लिए इस टोकरी को लूँगी, क्योंकि उनकी जो ड्रेसेज़, उनकी जो पगड़ियाँ इधर-उधर बिखरती है ना तो मैं ये एक नेचुरल उससे बनी हुई टोकरी है, तो उसमें इस्तेमाल करूँगी। जी बहन, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना। जी, निश्चित ही ये वार्ता एक संपर्क वार्ता की तरह भी आगे बढ़ रही है और अन्य बहनें देश भर से जो जुड़ रही हैं, महाराष्ट्र से आदरणीय प्रणाली मराठे जी ने भी इन शायद संभवतः आपका जो रिक्वेस्ट थी आपको आपने देख लिए होंगी किस तरह से ये आर्टिकल्स हैं, किस तरह से ये वस्तुएँ हैं और जी, मैं पुनः योगाहार आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब या आदरणीय बहन रंजना बहन जी के पास आना चाहूँगा, आपका हैंड रेज़ है। जी, जी, आदरणीय भाई साहब स्वागत है। जी, अब मैं निवेदन करूंगा, चूंकि अब 8 बज गए हैं, अगर किसी का कोई अब हैंड रीच नहीं है, तो अंत में हमारे ऊर्जावान, गुरुनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ राज्य प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति के आदरणीय करम कोरी जी के पूज्य पिताजी का कल स्वर्गवास हो गया था, तो देर युगहार के बाद सूचना प्राप्त हुई, तो मैं चाहूंगा कि आज हमारे आदरणीय करम कोरी जी जो राज्य प्रभारी झारखंड से हैं, उनके पूज्य पिताजी के लिए हम श्रद्धांजलि शोक सभा अर्पित करेंगे अंत में, और फिर हम समापन करेंगे। जो है भगवान साहस दे, इसलिए हमने हैंडीज किया और लास्ट में हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी, जी आदरणीय और आज से सबसे पहले कि आज से कि इस अवसर पर जबकि हम योग और आहार सत्र को संपन्न कर रहे हैं, इस क्रम में हमारी बहनें योग सत्र में उन्होंने सुंदर योग कराया और तत्पश्चात मुख्य वक्ता के तौर पर उत्तराखंड की पिरूल गर्ल्स के नाम से जाने जाने वाली आदरणीय सुमन बहन जी, आदरणीय गीता बहन जी की उपस्थिति रही। उन्होंने सुंदर तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाने की पहल आप सभी के समक्ष रखी और ये आह्वान भी किया कि हम सभी इस पहल में सम्मिलित हों, चाहे हम उत्तराखंड से हों, चाहे देश के दूसरे भागों से। तो हम सभी आपके साथ हैं और इस कार्य को, क्योंकि ये प्रकृति का कार्य है, धरती माँ का कार्य है और ये आजीविका का कार्य है, हम मिल कर के इसको आगे बढ़ाएँ। आप लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और आने वाले समय में भी आप लगातार बने रहिएगा। सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से मैं बहन सुमन जी, बहन गीता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसके साथ ही जो अनुग्रह आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने रखा है इस रूप में कि जो हमारे राज्य प्रभारी आदरणीय करम कोहरी जी, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, तो हम उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना हेतु मौन रख कर के आज के कार्यक्रम को समापन करेंगे। पहले 2 मिनट का मौन, तत्पश्चात आज का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, समापन हो जाएगा। ओम।
ओम शांति शांति शांति। ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सभी को प्रणाम। ओम शांति।